सपोर्ट करता है। सेशन 2, नेटवर्किंग फंडामेंटल। Computer network is a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channel, cables और satellite that allow sharing। मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, बस सिंपल आपकी बात कर लेते हैं कि नेटवर्किंग फंडामेंटल का मतलब है कि नेटवर्क की बेसिक चीजों के बारे में पता हो। हम सबको पता है कि नेटवर्क क्या होता है, दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं किसी केबल के थ्रू और उनका डेटा आपस में हम शेयर करने लगते हैं तो वो एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर लेता है। Network are designed using the following architecture: peer-to-peer architecture। peer-to-peer architecture में हम क्या समझ सकते हैं कि network in which all computers have an equal status are called peer-to-peer network। Generally in such a network, each terminal has an equally competent CPU। इट मीन्स जहां पर एक ही कॉन्फ़िगरेशन के सीपीयूज लगे हुए होते हैं और वो आपस में कनेक्ट होते हैं डेटा शेयरिंग के लिए, तो दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। P2P आर्किटेक्चर भी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर क्या सिस्टम होता है कि नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स एंड द वंस दैट यूज दीज सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। जैसे आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, अब YouTube क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम ही है जहां से YouTube वेबसाइट के थ्रू एक्सेस हो रहा है, यानी इट इज अ वेब सर्वर। और हम अपने कंप्यूटर पर या हमने अपने मोबाइल सिस्टम पर हम आपकी ये वीडियोस हम देख पा रहे हैं। इट मीन्स हमारा जो मोबाइल है या हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो डेस्कटॉप है, हम यूज कर रहे हैं YouTube वेबसाइट का। इट मीन्स वी आर द क्लाइंट्स, हम क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं या हम क्लाइंट मोबाइल्स हैं। बट ये जो YouTube सिस्टम है जहां से ये YouTube की वेबसाइट ऑपरेट हो रही है, जिस कंप्यूटर से ये ऑपरेट हो रही है, उस कंप्यूटर सिस्टम को यहां पर सर्वर सिस्टम कहा जा रहा है। जैसे हम फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं या गूगल की सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स गूगल का अपना एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम होगा जहां से सारी गूगल की सर्विसेज चल रही हैं और उस तरीके से ये बन जाता है एक तरीके से क्लाइंट सर्वर रिलेशन। जब हम एक्सेस करते हैं किसी भी वेबसाइट को तो वो वेब सर्वर से बिलोंग होती है और वेब सर्वर्स बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जहां से डेटा एक्सेस होता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो लिटरली हम जानते हैं कि एक छोटे एरिया में जब एक नेटवर्क स्टैब्लिश होता है, जैसे वो होम हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कंप्यूटर की लैब हो सकती है, किसी ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, और वहां पर अगर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं और इनकी स्पीड भी काफी डेटा शेयरिंग की हाई होती है। वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर जो नेटवर्क होता है, जो बिजनेस के लिए यूज होता है, गवर्नमेंट पे यूज होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है, या बेसिकली कह सकते हैं कि अगर हम इंटरनेट की भी बात करें तो इंटरनेट भी एक वाइड एरिया नेटवर्क ही है, एक वर्ल्ड लेवल पर नेटवर्क है जहां पर पूरे देश के देश से कनेक्टिविटी होती है। एक इंटरनेशनल लेवल पर जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट The internet is a global system of interconnected computer network that use the standard internet protocol suite to serve billions of users worldwide। तो इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है और कई बार इसे कहा भी जाता है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क सेक्टर्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं। इसके साथ में कुछ गलत चीजें भी हैं, कुछ सही चीजें भी हैं, डिपेंड्स करता है कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम नहीं जाएंगे, आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी, कब ये यूज हुआ, कैसे बना, कैसे धीरे धीरे इसका नाम NSF नेट हुआ, फिर आपका इसका नाम बदलता चला गया, देन बाद में जाकर कहीं जाकर ये कमर्शियलाइज हुआ, कंपनीज ने इसको यूज करना शुरू किया, देन इट इज कॉल्ड नेम इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जनरली हम इसको WWW की शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। विद द वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वेब वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम बाय हाइपरलिंक्स। तो बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW, उससे पहले अगर हम बात करें तो वेबसाइट जो है IP एड्रेस से एक्सेस होती थी और बाद में इन सभी वेबसाइट्स को जिस पर इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट होती हैं या वीडियोस कंटेंट होता है, उन वेबसाइट्स के लिए एक नाम दे दिया गया, डिक्शनरी में एक ऐड वर्ड कर दिया गया कि WWW से हमने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो ये एक हेल्पफुल हमारे लिए कंटेंट हुआ जो वेब ब्राउजर पर हम इजीली इसको एक्सेस टाइप करके यूज कर लेते हैं। सम ऑफ द एडवांटेज एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग आर, अगर नेटवर्किंग की बात करें तो उससे हमें क्या क्या हेल्प मिल जाती है। डाटा शेयर हो जाता है नेटवर्किंग हेल्प से, हार्डवेयर शेयर हो जाता है। आपने देखा होगा साइबर कैफेज में एक साथ एक
5-7 मशीनें होती हैं और उस पर एक प्रिंटर लगा होता है, आपकी जिस भी मशीन से चाहे प्रिंट दे पाते हैं। इट मीन्स आप हार्डवेयर शेयर करते हैं, एक ही हार्डवेयर उन 5 मशीनों के लिए काम करता है। आप डेटा भी शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग भी, आप इंटरनेट का एक्सेस भी शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स आप अपने मोबाइल पर जिस तरीके से हॉटस्पॉट चलाते हैं, इट मीन्स आप अपने मोबाइल पर भी इंटरनेट होता है और आप अपने मोबाइल से दूसरों को भी इंटरनेट दे सकते हैं। इसी तरीके से आप लैपटॉप से भी, विंडोज में भी ऐसी कुछ सेटिंग्स आती हैं जिनकी हेल्प से आप अपने इंटरनेट को किसी दूसरे लोगों को भी स्प्रेड कर सकते हैं। यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, और ये भी नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा है कि जब कनेक्टिविटी होती है तो कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो नेटवर्क बेस्ड होकर के चलते हैं। जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं, उनका अगर नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाए तो कई बार आपने सुना होगा कि सर्वर डाउन चल रहा है। इट मीन्स क्या है, कनेक्टिविटी नहीं बन रही है। वो जो एप्लीकेशंस है, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो बिना इंटरनेट के या बिना ऑफलाइन नेटवर्क के, नेटवर्क दोनों तरीके से हो सकता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑफलाइन लेवल पे जो नेटवर्किंग होती है वो अपने एंड में होती है, ऑनलाइन लेवल पर उस आपके लिए सर्वर पर आपको डिपेंड होना पड़ता है। गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, आप इंटरनेट से एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो आपके लिए सबसे पहले कुछ चीजों की आपको जरूरत होती है। तो पहली जरूरत है आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक आईएसपी आपको चाहिए जो आपकी हेल्प करे आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए। तो आज अगर देखें हम इस इंडिया कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे होंगे। आपका एयरटेल है, आपका बीएसएनएल है, आपका एमटीएस है, वोडाफोन है, टाटा है, या आप जनरली जिन भी कंपनीज की सिम यूज कर रहे हैं वो सभी आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज दे रहे हैं। और यही कंपनियां हमें आईएसपी कहलाती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहलाती हैं। मॉडेम एक दूसरी इंपॉर्टेंट डिवाइस जो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होती है। इसका बेसिकली जो वर्क है वो है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। वी नो वेरी वेल कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल समझता है, और जो स्पीड होती है डिजिटल सिग्नल की वो स्लो होती है एज कंपेयर्ड एनालॉग सिग्नल। दो सिग्नल की यहां पर बात हो रही है, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल फास्ट होते हैं और डिजिटल सिग्नल स्लो होते हैं। तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एनालॉग सिग्नल में हमें डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक डिवाइस है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर जिसका नाम है मॉडेम, जो एनालॉग से डिजिटल में डेटा कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग में डेटा को कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से हो जाती है? अगर आप डायल अप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वायर्ड कनेक्टिविटी होती है, डीएसएल केबल इंटरनेट कनेक्शन है तो वायर्ड यूज होती है, 3G, वाईमैक्स, वाईफाई ये सब वायरलेस कनेक्टिविटी है। एक होता है आपका डायल अप, डीएसएल, केबल इंटरनेट। तो इन सब के बारे में एक छोटा छोटा ब्रीफ दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर लेंगे। अगर आपको लगता है इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 3G जैसे है कि इट्स शॉर्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ द सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेज एंड हैंडसेट। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में 3G का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है कि आपको डेटा कैसे प्रोवाइड कराना है। वायामैक्स है जो एक तरीके से इंटरनेट को एक्सेस देता है, एक माइक्रोवेव एक्सेस देता है और कम्युनिकेशन पहुंचाता है जो एक काफी बड़े एरिया में आपको हेल्प करता है। वाईफाई भी वाईमैक्स की तरह ही है, बस वाईफाई की रेंज थोड़ी कम होती है और वाईमैक्स की रेंज काफी ज्यादा हो जाती है। डेटा ट्रांसफर ऑन दी इंटरनेट। इंटरनेट पर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर आप कोई गाना भी डाउनलोड करते हैं, आप कोई मूवी भी डाउनलोड करते हैं तो वो पैकेट्स में टूट करके डाउनलोड होती है। उसके कुछ सेक्शंस होते हैं, थोड़े सा थ्योरेटिकल टर्म समझ लेते हैं। एक हेडर होता है और हेडर के अंदर एक पूरी डिटेल सेव होती है, उसके अंदर डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा होता है कि वो डाटा जाना कहाँ है, उसे बीच में एग्जामिन भी किया जाता है और फिर उसको रीअसेंबल्ड भी किया जाता है। इट मीन जब आप किसी चीज को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसकी फॉर्म कुछ और होती है और जब वो पूरा डेटा डाउनलोड हो जाता है तब उसकी फॉर्म कुछ और होती है। इट मीन्स डाउनलोड करते हुए वो डेटा एनक्रिप्शन मोड पे होता है और डाउनलोड होने के बाद वो डेटा डिक्रिप्शन मोड पे आ जाता है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये एक प्रोसेस है जिससे हमारा डेटा इंटरनेट पर ट्रेवल करते वक्त सेफ जोन में रहता है, सेफ रहता है। सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग दिस कनेक्शन, हाउ विल यू यूज द कनेक्शन रेगुलरली एंड एक्सेट्रा थिंग्स। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। आगे का जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए आ रहा है यहां पर सेशन 3, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग बेसिकली
आपको किसी भी चीज के बारे में तुरंत एक्शन कुछ करना है तो इस बुक के अंदर जिन सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है वो सॉफ्टवेयर तो आज की डेट में बस ना के बराबर ही यूज होते हैं, काफी कम हम इनका यूज करते हैं। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, या वीचैट ऑप्शन है, या ऐसे और बहुत सारी एप्लीकेशन मार्केट में आज अवेलेबल है जिन पे आप एक दूसरे से फ्री ऑफ कॉस्ट आप बात कर पाते हैं। सिर्फ आपका इंटरनेट एक्सेस का चार्ज ही उस पर लगता है। और इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब भी यही है कि सबसे बड़ी ज्यादा की फीचर्स क्या होती है इंस्टेंट मैसेजिंग की, आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप फाइल को भी डेटा सेंड कर सकते हैं, आप अपने मैसेज की हिस्ट्री यानी कि मैसेज जो आपने भेजे हैं उनको आप सेव भी रख सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के अकाउंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप के अकाउंट क्रिएट करने का अलग सेटिंग है, याहू मैसेंजर पर अलग है, गूगल टॉक्स पर अलग है, विंडोज के लाइव मैसेंजर पर अलग सेटिंग्स हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज की कुछ कंपनी के यहाँ पर नाम लिखे हैं, गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर, रेडिफॉल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ नाम हम ले सकते हैं कि व्हाट्सएप दे सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। गूगल टॉक पर आप अपनी लॉगिन करके आप किसी भी दूसरे पर्सन से चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट से कैसे चैट करना है यहाँ पर कुछ स्टेप बताए गए हैं। चैटिंग करते वक्त जीमेल पे कैसे चैट करना है तो जीमेल के अंदर चैटिंग के ऑप्शंस बताए गए हैं। चैटिंग ऑन याहू वेबसाइट्स के थ्रू आपको कैसे चैट करना है वो ऑप्शंस में बताएंगे। याहू में चैट रूम्स ओपन हुआ करते थे पर काफी टाइम पहले। तो ये कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग के ऑप्शंस हैं जो बुक में जो कंटेंट है अभी वो शायद काफी ओल्ड लेवल है, लेकिन प्रिंट है तो हमें थोड़ा पढ़ना ही है, समझना ही है। उसके लिए हम समझ सकते हैं स्टेप्स थोड़े थोड़े कि यहाँ पर किस तरीके से चैटिंग की बात की जा रही है या किस तरीके से डेटा को इंस्टेंटली सेंड करने की बात की जा रही है। सेशन 5 की ओर आते हैं, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस। यहां पर हम कुछ बात करते हैं ब्लॉग्स के बारे में। यहां पर सबसे पहले डिटेल आ जाती है ब्लॉग एक्चुअल में है क्या। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है जहां पर लोग अपने अनाउंसमेंट्स करते हैं, न्यूज डालते हैं, अपने रिव्यूज डालते हैं, और ये एक तरीके से मैनेज होता है वेब ब्राउजर की हेल्प से, इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से। यहां पर बहुत सारे ब्लॉग बनाने के लिए वेबसाइट्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, जैसे wordpress.com है, blogger.com है, blog.com है, bb.com है, blogsum.com है। एक ब्लॉग अकाउंट कैसे क्रिएट होता है तो यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं कि आपने अपना नेम देना होता है, सेकंड नेम देना होता है, पासवर्ड सेट करना होता है, अपना ईमेल देना होता है, और आपका एक ब्लॉग क्रिएट हो जाता है। और आप अपने ब्लॉग पर अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक इमेज दी है कि वर्डप्रेस भी प्रोवाइड कराता है कि आप अपने ब्लॉग पर कुछ कंटेंट कैसे पोस्ट करते हैं, डालते हैं। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स, इट मीन्स ब्लॉग आपने हमेशा, ब्लॉग का मतलब ऑनलाइन से ही है कि आपका डेटा जब आप कुछ जानकारी अपनी शेयर करते हैं तो वो लोग आपके ब्लॉग्स के माध्यम से, ब्लॉग इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट, आपके उस ब्लॉग वेबसाइट के माध्यम से लोग आपके डेटा को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वीडियोस को समझते हैं। बट कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम हमेशा इंटरनेट के टच में नहीं होते हैं, तो यहां पर भी ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से आपको माइंड में भी कुछ आ रहा है और आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो तो वो डायरेक्टली डेटा आपका ऑनलाइन अपलोड हो जाए। तो इसलिए हम यूज करते हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स का। यहाँ पर 3 ब्लॉग एडिटर्स के नाम लिखे हैं, कोमाना है, विंडोज लाइव राइटर है, ब्लॉग डेस्क है। कोमाना पे कैसे काम करना है वो थोड़ा सा स्टेप्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर ये आपके कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, मैं कोई ब्लॉग नहीं चलाता हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब पर आपके लिए कंटेंट वीडियोज की हेल्प से ही लेकर के अभी हमने स्टार्टअप किया है। तो ब्लॉग्स की हेल्प से आप तरीके से अपना डेटा यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर इट मींस वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से आप अपने ब्लॉग पर ऑफलाइन वे में काम करते हैं और जैसे ही वो कनेक्ट होता है आप उसका डेटा, वो ऑफलाइन जो डेटा आपके ब्लॉग पर है वो ऑनलाइन हो जाता है, लाइव आ जाता है। सेशन 7 ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इसके बारे में हम सभी अवेयर हैं, हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स व्हेन कस्टमर्स कैन बाय एंड सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। कि इंटरनेट पर ही जब आप सब कुछ खरीद लेते हैं या बेच भी देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। चाहे फिर आपकी IRCTC पर रेल टिकट बुक करना हो, फ्लिपकार्ट से कोई शॉप करना हो, अमेजन से कोई शॉप करना हो, ईबे से कोई सामान खरीदना हो, या आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी हो, बस की टिकट बुक करनी हो, तो दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस।
फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का यहाँ पर एक लुक दिया है कि आप एक लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद आपने कुछ ना कुछ सामान आप परचेज कर लेते हैं। और आजकल तो आप एंड्रॉयड ऐप में बहुत सारी ऐप्स हैं, पेटीएम ऐप आ गया है, अमेजोन का ऐप आ गया है, आप बिना वेब के भी अब आप ऐप पर भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। रेलवे की आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। रेलवे की टिकट बुक करते वक्त पूरा फॉर्म आता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है, एक रजिस्ट्रेशन सेटअप होता है, देन आप अपने टिकट को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद में आप अपने टिकट जनरेट कर लेते हैं। और ये एक बहुत अच्छा मीडियम भी है कि आप ऑनलाइन ही सारा काम कर पाते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी सेशन 8। Internet security is a branch of computer security specifically related to the internet, often involving browser security but also network security. एक्चुअल में इंटरनेट सिक्योरिटी एक ऐसा टर्म है जो इंटरनेट पर आपके कंटेंट को सेफ रखता है और नेटवर्किंग पर भी आपके डेटा को सेफ रखता है। इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी सेफ रखने से मेरा मतलब है कि आपको वहां पर थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, चाहे आपको कुछ आपके डेटा के साथ में मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना जरूरी है। यहाँ पर इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझ लेते हैं। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप अपने मेल अकाउंट्स का या अपने जो आपके मेन इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स हैं उन पर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और अपने पासवर्ड को हमेशा 2-3 से हफ्तों में बदल देना चाहिए। एक अच्छे पासवर्ड के लिए क्या क्या ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स बताई गई हैं कि आपके पासवर्ड की लेंथ 12 से 14 कैरेक्टर होनी चाहिए। अपने आपके जो पासवर्ड है उस पर आपको अपने नाम का यूज नहीं करना चाहिए, डिक्शनरी वर्ड्स का बहुत कम यूज करना चाहिए। आप कुछ एक ऐसा सीक्वेंस बनाइए जो एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ में हो, उसमें नंबर भी हों, सिंबल्स भी हों, कैपिटल और लोअर केस के शब्द भी हों। इस तरीके से आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर दिया है कि U1VX फिर देन कॉलन लगा दिया 4HD। तो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी वो ऐसा भी हो कि जो आपके समझ में भी आए, आपको याद भी रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक बहुत अजीब सा पासवर्ड बनाया फिर आप उसे भूल जाएं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपने कोई पासवर्ड बनाना है तो बस एक सेटिंग्स ध्यान रखनी है कि आपने कैपिटल लेटर यूज करना है, स्मॉल भी यूज करना है, नंबर्स भी यूज करने, एक्सेट्रा थिंग्स। नेक्स्ट थिंग है बैकअप योर डेटा। अगर इंटरनेट सिक्योरिटी पे हम बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छी मेजर है कि आप अपने डेटा का हमेशा बैकअप लेकर रखें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके डेटा के साथ में कोई लॉस होता है तो आप वहां से उसको रिकवर कर सकते हैं। यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर में वही इंटरनेट की टर्म्स में ये चीजें यूज हमेशा होती हैं कि आपके डेटा को किसी और फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है और जब आपको जरूरत होती है आप उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो आपके डेटा को सेव करने के लिए उस पर एक परत चढ़ा देते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं, मान सकते हैं कि वो आपके डेटा की फॉर्म को बदल दे देते हैं। कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। यूजर नेम और पासवर्ड आपके जो मेल अकाउंट्स का हो सकता है या बैंक की डिटेल्स का हो सकता है, इसको हमेशा आपको अपना प्राइवेट रखना चाहिए, अपने पास तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी दूसरे से आपको उसको शेयर नहीं करना चाहिए। रजिस्टरिंग विद वेबसाइट। जब भी किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करें तो देख लें कि ये वेबसाइट आपके लिए आपका डेटा कहीं चुराएगी तो नहीं, आपके डेटा के साथ में कुछ मिस यूज तो नहीं करेगी। तो किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए जहां जरूरी है वहां पर वो शेयर करी भी जाती हैं। जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, कोई आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहां पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर भी करनी होगी, बट लेकिन अदर वेबसाइट्स पर अपना डेटा शेयर करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सिक्योर ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी का भी मोबाइल मिल गया या किसी का भी आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मिल गया तो आपने उस पर ट्रांजैक्शन करनी शुरू कर दी, तो उससे आपको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कि उस नेटवर्क पर या उस इंटरनेट के कनेक्टिविटी पर कुछ ना कुछ हैकर्स बैठे हों जो आपके डेटा के लिए वेट कर रहे हों और वो आपको लालच दे रहे हों। तो कई बार ऐसी चीजों में फिशिंग के हम शिकार हो जाते हैं, कई लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अपने ट्रांजैक्शन को सिक्योर रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आप ट्रांजैक्शन किस नेटवर्क के साथ कर रहे हैं। यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर ये दो शब्द जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पाईवेयर एक्चुअल में वो वायरसेस होते हैं, वो कंप्यूटर्स के अंदर वो वॉर्म्स होते हैं जो एक तरीके से वायरस तो नहीं है, बट वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं और बस वो आप उनका काम है वो ऑब्जर्व करना कि आप अपने कंप्यूटर पर क्या एक्टिविटी करते हैं। एंटीवायरस का काम होता है वायरस को रिमूव करना, वायरस जो बेसिकली आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मनेस पहुंचाते हैं। और एंटी स्पाईवेयर मींस की जो आपके कंप्यूटर की जासूसी कर रहे हैं उन स्पाइस को भी पकड़ने का काम एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का हो जाता है। डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। अगर आपका कोई यूजर जिसको आप नहीं जानते और वहां से आपको कोई मेल मिल रहा है तो आपको उसको जवाब देने से पहले या उसको रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचना
रखना चाहिए या उसको कभी भी आप उसको मेल को ओपन नहीं करना चाहिए। क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पर ब्राउजर की कुकीज की बात हो रही है या उसकी हिस्ट्री की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं कि आपने ब्राउजर पर कुछ एक्सेस किया तो आपको उसकी हिस्ट्री को रिमूव कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई वेबसाइट या ऑपरेट करें तो उसका डेटा आपके पुराने डेटा को यूज करना शुरू ना कर दे। इसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर्स पर जो है कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं या आप अपने ब्राउजर पर गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, उसकी हिस्ट्री या कुकीज आपको हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए। इंस्टॉल फायरवॉल्स। फायरवॉल्स कुड बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर के नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। जब आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उस पर वो फायरवॉल काम करता है, जो आपके कंप्यूटर पर आने वाले डेटा, जो आपके कंप्यूटर से डेटा एक्सेस करते हैं या आपके कंप्यूटर किसी को डेटा देता है, तो उस बीच में एक दीवार का काम करता है और आपके डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। जहां से आपको नहीं पता है वहां से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। आपको पता है कि ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर है तो ही आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। जिन सॉफ्टवेयर को आपकी जरूरत नहीं है, जिन सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं काफी लंबे समय से, उनको आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। या और अननोन सॉफ्टवेयर जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है उनको भी आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं रखना चाहिए। या अननोन सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में ही कुछ और सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं आपकी परमिशन लेकर के, जब आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए कंट्रोल पैनल में जाकर के उन प्रोग्राम्स को आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि कंट्रोल पैनल आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ये लिखा है अनइंस्टॉलर प्रोग्राम और यहाँ पर जाकर आप अपने कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आगे आते हैं क्लियरिंग डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर। जो मैं अभी बात कर रहा था कि डेटा जो स्टोर होता है ब्राउजर से उसको रिमूव कर देना चाहिए। जैसे क्रोम मैंने ब्राउजर खोल लिया है, यहाँ पर आप सेटिंग्स पर आएंगे तो हिस्ट्री ऑप्शन है, हिस्ट्री पर क्लिक करता हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को अवेलेबिलिटी मिल जाती है और आप यहाँ से अपनी क्लियरिंग ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कर सकते हैं। पासवर्ड को रिमेंबर करने की सेटिंग्स भी आप उसमें बंद कर सकते हैं। इट मींस आपने ब्राउजर पर कोई जीमेल अकाउंट खोला है और आपने मेल सेव कर दिया है, पासवर्ड सेव कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे पासवर्ड की डिमांड ही नहीं करेगा और आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेगा। तो इसलिए उसको भी क्लियर करते रहना चाहिए। आपको पासवर्ड अपने ब्राउजर पर सेव नहीं कराना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेफ रख सकते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ।